हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि यारो यारो का डेट आ गया है। ठीक है, पेपर कब है? 27 जुलाई। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। इसमें हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। आरो यारो का फुल टेस्ट करेंगे हम, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 140 जीएस से रिलेटेड एंड 60 जो है वो हिंदी से रिलेटेड। ओके, तो मैं पीसीएस अभ्यास का टेस्ट सीरीज करवाने वाली हूँ आपको। इसके अलावा मैं जीएस वर्ड के भी करवा दूँगी, और मार्केट में एक दो और भी जो टेस्ट सीरीज अच्छे हैं कोचिंग्स के, वो भी मैं आपको करवा दूँगी इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टेस्ट है हमारा। ठीक है, टेस्ट कोड PAR 02501। ठीक है, तो पहला टेस्ट है ये हमारा। तो पहले टेस्ट को हम करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन ए वाला पार्ट है हमारा। सेक्शन ए वाला पार्ट है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका जीएस ही होगा। ठीक है, जिसमें आपका जीएस होगा सेक्शन ए वाले पार्ट में। और इसके अलावा सेक्शन बी वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, सेक्शन बी वाले में हिंदी होगा। ओके, तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि सुपर टाइफून यागी वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून है। ठीक है, सुपर टाइफून यागी जो है वो वियतनाम में आया हाल ही में। वो बोला गया है इसमें प्रश्न में कि अभी तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून है। दूसरा क्या है कि भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवता सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। तो आपके जो दोनों प्रश्न हैं, दोनों कथन हैं, ये दोनों सही हैं। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। किस देश ने हाल ही में 31 दिसंबर 2024 तक 1 मिलियन घरेलू कौवों को जहर देकर मारने की योजना बनाई है? तो कौन सा देश है जिसने 1 मिलियन कौवों को घरेलू जहर देकर मारने की योजना बनाई है? कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका देश है केन्या। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो केन्या जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक 1 मिलियन घरेलू कौवों को जहर देकर मारने की योजना बनाई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है उस पर पक्षियों के महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव और जनता के लिए उसके उपद्रव के कारण ये लिया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है हमारा। 3 है कि हाल ही में मंजूर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कब से पूरे भारत में लागू होगी? तो कब से पूरे भारत में लागू होगी? तो ये लागू होगी आपकी 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से क्या है, ये लागू हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ने के रूप में किसने शपथ ली है? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लिए हैं कौन? वो है आपके भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लिए हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 5 है हमारा अगला प्रश्न। तो इसमें है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू जिसे हम क्या कहते हैं, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश है जो एनडीबी का 9वां सदस्य देश बना है? तो वो आपका है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो एनडीबी का 9वां सदस्य बना है। हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। और न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो ब्राज़ील था, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। और अभी टोटल इसके कितने सदस्य हो गए हैं? 9 सदस्य हो गए हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 हमारा।
तो इसमें हम देखेंगे कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जो है वो वर्ष 2025 में सर्वाधिक रही? तो 2025 में जो सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि है वो किस देश की रही, किस रिपोर्ट के अनुसार? विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार। तो हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन। चीन का जो है वो संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट जो है सितंबर 2024 में जारी की गई, और इसमें जो है चीन का जो है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि सर्वाधिक 2025 में रहा है। ओके, आगे देख। अच्छा, एक चीज हम और देख लेते हैं कि ये वृद्धि कितना रहा है। तो ये रहा है आपका 4.5%। ठीक है, 4.5% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है चीन की। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है किसको? अशोक शुक्ला को। तो अशोक शुक्ला को क्या मिला है? गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2022 में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो किस चीज़ में? वैश्विक जो वाणिज्यिक सेवा है उसके निर्यात में भारत की जो भागीदारी 2022 में है वो कितना प्रतिशत रही है, हमको देखना है। तो ये रहा है 4.4%। ठीक है, कितना है? 4.4% रहा है भारत का जो हिस्सेदारी है किसमें? वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 2022 में। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डस्टलिक 2024 अभ्यास जो हुआ है वो किस देश में आयोजित किया गया है? तो डस्टलिक 2024 अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है आपका उज्बेकिस्तान में। और किसके किसके बीच ये हुआ है? ये हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, जून 2020 में प्रारंभ की गई पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक बिना जमानत ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये 2020 में शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना कोविड के टाइम पे, और इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको कितने रुपए प्रदान किया जाता है? तो उसको प्रदान किया जाता है 80,000 रुपए तक, 80,000 रुपए तक जो है बिना जमानत ऋण प्रदान किया जाता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, किस उपन्यास ने वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो कौन सा उपन्यास है वो उपन्यास हम देख लेते हैं। तो उपन्यास हमारा है कैरोस। कैरोस जो है इसने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? कैरोस। ओके, अच्छा, इसको लिखा किसने है? ये पुस्तक किसका है? ये पुस्तक है जेनी एरपेनविक का। ठीक है, और इसको अनुवादित किसने किया है? इसको अनुवादित किया है माइकल हाफमैन ने। ठीक है, माइकल हाफमैन ने इसको अनुवादित किया है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या है। भारत में कौन से तीन राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्य बने हैं? तो सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्य हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए। सबसे पहले पे क्या है? उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सबसे पहले पे क्या है? उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। ये देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? तो 69% इन्हीं तीनों के पास है। ठीक है, ये तीन राज्यों के पास 69% कोयला उत्पादन
होता है। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। पहला है जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो का आगमन, ठीक है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और तीसरा है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री। और तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। चौथा है कंपनी को गोलकुंडा से सुल्तान से गोल्डन फरमान मिला, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से गोल्डन फरमान मिला। ये चार हैं, हमें क्या करना है, कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो ये की थी 1613 में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1613 में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो थॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा, तो थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1615 में, ठीक है। और उसके बाद हमारा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी, तो कहाँ की थी, मछलीपट्टनम में की थी। और कब की थी, 1616 में की थी, मछलीपट्टनम में की थी 1616 में। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा कि गोलकुंडा के जो सुल्तान हैं उन्होंने क्या कहते हैं, गोल्डन फरमान जारी किया था व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये कब किया था, 1632 में। तो हम देख लेंगे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा। सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो 2, 1, 3, 4 हम देख लेते हैं, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, हमको देखना है कौन नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि तो हम देखेंगे कि अवध, जो हमें क्या देखना है कि सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो अवध के कौन थे, अवध के सुल्तान थे अवध के टाइम पे शहादत खां। बंगाल में मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की हम बात करें तो निजाम उल मुल्क। और केरल की बात करें तो केरल में उस समय जो मार्तंड वर्मा थे, ठीक है, वो थे उस समय मार्तंड वर्मा, ना कि अली मोहम्मद खान। तो ये हमारा यही जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सभी ये तीनों सही सुमेलित हैं। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला हम देखेंगे कि पूना की संधि। तो पूना की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1817 में हुई थी पूना की संधि। 1817 में कब, जून में, ठीक है, जून 1817 में हुई थी। अच्छा, ग्वालियर की संधि हम देखेंगे तो ग्वालियर की संधि जो है वो हमारी हुई थी, ग्वालियर की संधि नवंबर नवंबर 1817 में, ठीक है। और उसके बाद जो मंदसौर की संधि है ये होलकर के साथ हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1818 में, कब, जनवरी में। तो जनवरी 1818 में हुई थी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा 1817 जून, फिर उसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 के नवंबर में, फिर मंदसौर की संधि 1818 के जनवरी में। तो 1, 2, 3 हमारा होगा, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 17 है हमारा। तो प्रश्न संख्या 17 हम देखेंगे कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आ जाएगा। तो बिदनूर में धुड़िया का विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो ये 1799 से 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1828 1828 से 1830 के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह की हम बात करें तो पाइका विद्रोह कब हुआ था, 1817 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद गडकरी विद्रोह कब हुआ था, ये 1844 में हुआ था। तो हम देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा विद्रोह हुआ है, तो बिदनूर का विद्रोह हुआ, तो 1 आ जाएगा, पहले 1 आएगा। फिर उसके बाद हमारा 1817 में पाइका विद्रोह हुआ है, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 4। तो 1, 3, 2, 4 कहाँ पे है, तो 1, 3, 2, 4 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत कौन कौन से प्रावधान इसमें से किए गए हैं। तो पहला देख लेते हैं हम, तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल
की शुरुआत की गई, तो ये आपका सही है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। और दूसरा हम देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल होने की अनुमति दी गई, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मो समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो ब्रह्मो समाज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात हम कर रहे हैं, तो इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, तो ये बिल्कुल सही है। इसने कर्म के सिद्धांत पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया, तो ये भी सही है आपका। तो विकल्प ए और विकल्प सी सही होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वैक्सीन टीए के 003, ठीक है, टीए के 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के खिलाफ अग्रिम मंजूरी प्रदान की है। तो इसको इसको प्रदान किया गया है किस बीमारी के खिलाफ, तो हम देखेंगे डेंगू के खिलाफ जो है इसको प्रदान किया गया है। तो डब्ल्यूएचओ ने प्रदान किया है इसको, किसके लिए, 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रदान किया गया है टीए के 003, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला हमारा क्या है कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो घटनाक्रम है वो कब कब किस वायसराय के टाइम पीरियड में हुए, तो हम देख लेंगे, ठीक है। किस वायसराय के टाइम पे कौन सा घटनाक्रम हुआ, तो हम देखेंगे कि जो सांप्रदायिक पुरस्कार है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब 1932 के आसपास हुआ, ठीक है। ये भी कब हुआ, 1932 के आसपास, ओके। और भारत सरकार अधिनियम जो है ये भी उन्हीं के टाइम पीरियड 1935 में हुआ। तो ये तीनों जो घटनाक्रम है, उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन था। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल क्या था, 1931 से लेकर के 1936 तक। तो आप देख लेते हैं, इसमें आपके ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि उस जहाज का नाम क्या था जिस पर 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना ने विद्रोह किया था। तो हमें उस जहाज का नाम जानना है जिसमें मुंबई नौसेना ने विद्रोह किया था, कब किया था, 18 फरवरी 1946 को। तो उस जहाज का नाम आपका क्या है, HMIS तलवार, ठीक है। HMIS तलवार जो है उस जहाज का नाम था। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो पैसिफिक कोस्ट क्या है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल जो थे ये इसके संस्थापक थे। और अध्यक्ष जो सोहन सिंह भकना जो है, सोहन सिंह भकना को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमको देखना है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो तेग बहादुर, इसमें क्या दे रखा है कि किसको किसके टाइम पे फांसी दी गई या किसका टाइम पीरियड किसके समय का था। तो हम देख लेते हैं कि तेग बहादुर को फांसी दी गई, तो किसके टाइम पीरियड में दी गई, ये औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी, ठीक है। रामदास जो थे ये अमृतसर के संस्थापक थे, तो ये भी आपका सही है। अच्छा, अर्जुन देव जो है वो गुरुमुखी जो गुरुमुख लिपि है उसके जनक इसमें दे रखा है। तो गुरुमुख जो लिपि है इसके जनक जो है वो रामदास सिंह नहीं है, ठीक है। गुरु अंगद जो थे, ठीक है, गुरु अंगद गुरु अंगद जो है ये गुरुमुख लिपि के जनक माने जाते हैं। तो ये वाला जो आपका कथन है ये सही नहीं है। बाकी गुरु गोबिंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना की, ये भी आपका सही है। तो आपका सही कौन सा नहीं हो जाएगा, सी नहीं होगा, और बाकी ए बी एंड डी सही है, ओके। आगे हम देख लेते हैं, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले नेता कौन थे। तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल कौन किया था सबसे पहले, तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी में उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है।
हालांकि जो स्वराज शब्द है, अगर इसके अलावा मैं देखूं ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। लेकिन अगर मैं इसके अलावा देखूं तो स्वराज शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? तो चंपारण कृषि जांच समिति किसका? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था, इसमें दे रखा है। तो इसमें कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण जो है, इन्होंने ये चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। जबकि डीजे रीड, उसके बाद कौन है ये, एजी इसले, ये तो अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष थे ये एजी इसले, एफजी इसले, और डीजे रीड और महात्मा गांधी, ये सभी क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, सदस्य कौन नहीं था? तो सदस्य नहीं थे कौन? अनुग्रह नारायण। इसके अन्य सदस्यों की भी हम बात कर लेते हैं। तो एलसी आदामी और राजा हरिप्रसाद और नारायण सिंह और जी रैनी, ये सब भी इसके सदस्य थे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, और इसने धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या है, जो वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच जो था, तो इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। तो ये कथन जो है आपका ये सही है। और इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी सिफारिश की, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा क्या है कि इसने धर्म पे शिक्षा पर जोर दिया, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 2 गलत क्यों है? क्योंकि ये जो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम और स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषा की सिफारिश की थी इसने, ना कि इसने कहा था कि जो स्कूल स्तर की शिक्षा है, इसने स्कूल स्तर की नहीं बल्कि उच्च स्तर की शिक्षा पर अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की बात कही थी। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हड़प्पा वासियों ने उचित वजन और माप विकसित किए थे। दूसरा है, हड़प्पा वासी एक मापने वाले पैमाने का इस्तेमाल करते थे जिसमें लगभग 1.75 सेंटीमीटर होता था। ठीक है, 1 इंच कितना होता था? 1 इंच 1.75 सेंटीमीटर। तो हम देख लेंगे कि हमारा सही कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी जो है ये सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो हड़प्पावासी उचित माप के उचित वजन और माप विकसित किए थे, और इन्होंने जो मापने के लिए इस्तेमाल किया था, उसमें 1 इंच लगभग 1.75 सेंटीमीटर होता था। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, विकल्प अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस जानवर या जानवरों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? गैंडे का नहीं हुआ है, घोड़ा, बैल एंड बाघ, इन सब का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है, और ये उष्णकटिबंधीय जानवर थे। ठीक है, जबकि हम सॉरी माफी चाहती हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर या जानवरों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है बाघ का उल्लेख और गैंडे का उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि घोड़ा, बैल, इन सब का उल्लेख हुआ है। तो घोड़े का प्रयोग अश्व के रूप में कितनी बार हुआ है? 215 बार हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे बैल का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो बैल का प्रयोग किस नाम से हुआ है? वृषभ नाम से हुआ है, और इसका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 170 बार। ठीक है, तो 2 एंड 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गेंडा और बाघ का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये उष्णकटिबंधीय जानवर है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कोट्स का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो आदिल शाही जो है वो, एक मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। हाँ, आदिल शाही जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो आदिल शाही आपके हो जाएंगे बीजापुर से, 1 का 2, ए का 2। कुतुब शाही की बात करें तो गोलकुंडा से। ठीक है, निजाम शाही जो है निजाम शाही अहमदनगर से, और सरकी शाही जो है वो जौनपुर से। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 2 है, और बी का 3, सी का 1, डी का 4। 2 2 3 1 4 2 3
14। 2314 हमारा किस में है? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो हैं किसके? बुद्ध के। इसमें कौन शामिल नहीं है हमको देखना है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक दृष्टिकोण ये शामिल है, सम्यक आचरण जो है ये भी शामिल है, उसके बाद क्या है, सम्यक प्रयास जो है ये भी शामिल है, सम्यक भोजन जो है ये नहीं शामिल है। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं बाकी इनके आठों, हम आपको बोल देते हैं, सुन लीजिए एक बार आठों अष्टांगिक मार्ग क्या थे। तो सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मरण और सम्यक ध्यान, ये सारी चीजें हैं। भोजन नहीं है यहाँ, इसकी जगह पे आजीविका है। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि भारत में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान हमें देखना है कि कौन सा सुधार किया गया है। तो जिला दीवानी अदालतें दीवानी विवादों की सुनवाई के लिए, और उसके बाद क्या है कि सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया और इसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है, कथन एक जो है हमारा सही है इसका। ठीक है, जिला दीवानी अदालतें दीवानी विवादों की सुनवाई के लिए स्थापित की गई थी। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है 2 में हमारा कि ये गलत है, क्योंकि सदर निजामत अदालत जो है वो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे नहीं, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये स्थानांतरित किया गया था, कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो हम देखेंगे इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प हमारा है, पहला सही है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 में। तो किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो हम इसमें देख लेंगे कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला जो हमारा शासक था वो है भुक्का प्रथम। ठीक है, भुक्का प्रथम, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको दर्शाने के लिए किया गया था? तो अपभ्रंश शब्द जो है वो किसके लिए था? वो आधुनिक भारतीय भाषाओं के कुछ प्रारंभिक रूप थे ये अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश कौन है? ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के कुछ प्रारंभिक रूप हैं। अगला हम देखेंगे कि वेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो वेनसांग के संदर्भ में हम देखेंगे निम्नलिखित कथन। तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कब किया था इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा? तो हम यहाँ देख लेंगे कि ये सातवीं शताब्दी था, उस टाइम पे इन्होंने किया था, 7वीं शताब्दी के टाइम पे। तो ये हमारा सही है। उन्होंने छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद सियूकी की रचना वेनसांग ने की। ठीक है, सियूकी की रचना वेनसांग ने की, ये भी सही है। तो हमारा तीनों विकल्प सही हो जाएगा, तो सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक हमारा कौन था हम देखेंगे। तो नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का नागदशक जो है अंतिम शासक था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन है अभिकथन, मोहम्मद तुगलक की टोकन मुद्रा की योजना असफल साबित हुई। कारण क्या है कि मोहम्मद तुगलक के पास मुद्रा जारी करने पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक ए हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि मुद्रा जारी करने का उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए टोकन मुद्रा योजना असफल साबित हुई। किसकी? मोहम्मद तुगलक की। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, 38 नंबर है। इसमें है कि अभिकथन क्या है कि अलाउद्दीन के दक्कन अभियान वित्तीय उपक्रम थे। ठीक है, वित्तीय उपक्रम थे जो दक्कन अभियान थे अलाउद्दीन के। और उसके बाद हम देखेंगे कि वह दक्कन राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था। तो पहला कथन अभिकथन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, वह दक्कन राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था, ये गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए सही और आर असत्य। ए सत्य है और आर असत्य है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने खंभात में ध्वस्त मस्जिद
के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। तो खंभात में ध्वस्त मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता किसने प्रदान की थी? तो वो आपका जो शासक था वो था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज ने खंभात में ध्वस्त मस्जिद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया था उसके जीर्णोद्धार के लिए। ओके, आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 40 को। तो प्रधान मध्य रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस या किन देशों से होकर के गुजरती है ये? ठीक है, तो प्रधान मध्य रेखा को हमको देखना है जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, तो वो किन देशों से होकर के गुजरती है? तो वो आपकी गुजरती है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है मैं बता देती हूँ। इसमें आपका है कि बुर्किना फासो से, ठीक है, बुर्किना फासो, और उसके बाद आपका क्या है, टोगो, टोगो से गुजरती है, अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है और ना ही मिस्र से गुजरती है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ और कौन कौन से देश हैं। आपका फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो आपने देख लिया, ठीक है, टोगो देख लिया आपने, घाना है, ठीक है, घाना है आपका, ये सारे देश हैं। आठवां क्या है, जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये, तो ये इन सब से प्रधान मध्य रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है, अंटार्कटिका से। आगे हम देख लेते हैं, तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 एंड 3 केवल सही है। आगे हम देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न को, कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो बहुआयामी गरीबी से कितने भारतीय बाहर निकले? तो ये निकले हैं 3.43 करोड़, जो कि बहुत ही एक बड़ी संख्या मानी जा रही है, ठीक है। सर्वाधिक गिरावट देखा गया है गरीबी में उत्तर प्रदेश में, कितना? 3.43 करोड़। ओके, टोटल भारत की बात करें तो भारत से कितने लोग निकले हैं? तो 13.5 करोड़ जो है वो भारत से बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में। आगे हम देख लेते हैं, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहलाता है? यूरेनस, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यूरेनस जो है वो लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है कि साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? तो साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। साहेल क्षेत्र में आपका जो अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर इजिप्ट से नीचे का बीच वाला जो एरिया चलता है, ठीक है, वो वाले एरिया आते हैं साहिल क्षेत्र में। ओके, ये विशाल अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जो सवाना है उसको अलग करता है। ये बीच में एक डिवाइडर का काम करता है साहेल क्षेत्र। इसमें लगभग 12 देश शामिल है, जिसमें क्या आता है? मारिटानिया आता है, माली आता है, नाइजर है, नाइजीरिया है, चाड है, सूडान है, ठीक है, और इरिट्रिया है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सेनेगल है, बुर्किना फासो है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन हमारा क्या है? पहला कथन है कि एक तरंग का छाया क्षेत्र, सॉरी ये एस तरंग है, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बहुत बड़ा होता है, तो ये आपका सही है कथन। दूसरा है पी तरंगे तेज गति से चलती है और भूकंप के बाद सतह पर सबसे पहले आती हैं, तो ये भी सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो हम देखेंगे कॉनरॉड जो है, कॉनरॉड असंतता, कॉनरॉड असंतता जो है वो किसके किसके बीच है? तो ये ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच है, ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 का डी, ठीक है, 1 का डी हम देखेंगे किस में है, तो विकल्प ए में ही है, इसी से हमारा आंसर निकल जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं, गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग असंतता किससे है? तो ये है निचला मेंटल और बाहरी कोर, तो 2 का सी हो जाएगा। अच्छा, लेहमैन हम देख लेते हैं, लेहमैन असंतता है बाहरी कोर और आंतरिक कोर। और रेपेटी असंतता की बात करें तो ये किसके बीच है? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, तो हमारा विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। आगे हम देख लेंगे, कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है पूछा है, कौन सा है? तो इसमें हम देखेंगे ब्लॉक पर्वत हमारा कौन सा नहीं है, तो ये है अरावली, ठीक है। अरावली जो है ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, बल्कि ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है आपका, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है अवशिष्ट पर्वत की।
आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विलुप्त ज्वालामुखी का प्रकार है। तो विलुप्त ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा है? तो आपका हम देखेंगे यहाँ पे कुह ए सुल्तान। कुह ए सुल्तान जो है ये विलुप्त ज्वालामुखी का वो है। इसमें हजारों वर्षों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। ये मृत ज्वालामुखी मानी जाती है। जबकि माउंट किन्या, ठीक है, और कोटोपैक्सी और माउंट एरवेस ये सारे जो हैं विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है। तो हमारा विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार कौन सा नहीं है हम देखेंगे। तो मशीटा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार नहीं है। अलास्का, कोलंबियन और ग्रेट बेसिन और कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार है। ठीक है, तो ये सारे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये सारे जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पठार हैं, जबकि ये नहीं है मसीटा। ठीक है, मसेटा किसका है ये भी देख लीजिए। तो मसेटा जो है वो स्पेन का पठार है, स्पेन का प्रमुख पठार है। ठीक है, स्पेन में जो इबेरियन प्रायद्वीप है उसका ये प्रमुख पठार है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है 49 नंबर प्रश्न। इसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं हमको देखना है। तो कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट किसके बीच है? कोकोस प्लेट हम देखेंगे किसके किसके बीच है। तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, तो ये आपका सही है, सही सुमेलित है। अच्छा, नजाक प्लेट किसके बीच है? तो नजाक प्लेट जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। तो ये ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अच्छा, अरब प्लेट है। अरब प्लेट किसके बीच है? तो ज़्यादातर सऊदी अरब का भूभाग है इसमें अरब प्लेट में, तो ये भी सही है। फिलीपीन प्लेट की हम बात करें तो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच है, तो ये भी सही है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार से करवा रही हूँ प्रश्न को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकन है ये, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अच्छे से देखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं होगा हम देखेंगे। पहला है कि डेक्कन ट्रैप्स जो है वो क्रिटेशियस इयोसीन के टाइम पीरियड का है, तो ये सही है आपका। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति जो है वो लेट सेनोजोइक काल का है, तो ये भी सही है। अच्छा, अरावली पर्वत की उत्पत्ति हम देखेंगे तो ये प्री कैम्बियन का है, ये भी सही है। नर्मदा तापी जलोढ़ जमा की अगर हम बात करें तो ये ओलिगोसीन की ना होते हुए किसकी है? प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन। ठीक है, तो आपका विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित पहाड़ी जनजाति के पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम की पहचान करें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम की पहचान करनी है हमको। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आती है। सबसे पहले यहाँ आएगी गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया आएगी। तो इसमें हम देखेंगे गारो खासी जयंतिया और सबसे लास्ट में क्या आ रही है? नागा। गारो खासी जयंतिया नागा। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसको भी करना है। तो हम देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला सबसे पहले आती है, तो पहला 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बिहार वाले रेंज में। उसके बाद क्या आता है? मैकाल पर्वतमाला, और उसके बाद गढ़जात पर्वतमाला आएगा। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 सही उत्तर होगा, तो विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अच्छा, आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सही सुमेलित नहीं हमसे पूछा गया है। तो लिपुलेख, लिपुलेख जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो ये सही है आपका। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा, सिपकिला जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला कहाँ पे है? बोमडिला जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, जोजिला कहाँ है? जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नाथुला एक दर्रा है, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। तो बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में क्या है? सिक्किम में नाथुला है। ठीक है, नाथुला, तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रादेशिक सागर की सीमा निम्नलिखित में से कहाँ तक फैली हुई है? तो प्रादेशिक सागर की सीमा कहाँ तक फैली हुई है हमको देखना है। तो ये सीमा फैली हुई है आपकी
12 मील तक, ठीक है, समुद्र तट से कहाँ तक, 12 मील तक। प्रादेशिक जो सीमा है भारत की प्रादेशिक सागर सीमा समुद्र तट से 12 मील तक फैली हुई है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को हमें सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कासरकोड बीच जो है वो कहाँ है, वो हमारा कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। घूगला बीच कहाँ है, घूगला बीच है दीव में। कोवलम बीच कहाँ है, तो कोवलम है तमिलनाडु में। अच्छा, ऋषिकुंडा बीच कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का बी और ए का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, तो हमारा विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम देखेंगे इसमें कि ज्वालामुखी एक तरफ दूसरी तरफ देश है। तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो वो इटली के सिसली में है, ठीक है, इटली के सिसली में है। हेकला कहाँ है, तो हेकला जो है वो आइसलैंड में है। उसके बाद माउंट पोम्पा देखेंगे, तो माउंट पोम्पा कहाँ है, म्यांमार में, ठीक है। कटमई कहाँ है, कटमई अलास्का में है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 हम देखेंगे 2 में है। उसके बाद क्या है कि हेकला कहाँ है, हेकला है आपका आइसलैंड में, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1 हमारा विकल्प सी में मिल रहा है और सी का 2, डी का 3, तो हमारा सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा प्रश्न 57 नंबर। तो हम देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस वर्ष भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का 1% से भी कम है, ठीक है। तो कुल आबादी का 1% से भी कम है किस वर्ष, तो हम देखेंगे किस राज्य में ये पूछा गया है हमसे। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे मेघालय, मेघालय में, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ पे, इसके अलावा है मिजोरम, मेघालय और मिजोरम में 1% से भी कम है। मिजोरम में क्या कितना है, 0.1%, ठीक है। और उसके बाद हम मेघालय की बात करें तो कितना है, 0.6%। जबकि असम में कितना है, असम में है हमारा 7.2%। और उसके बाद सिक्किम में कितना है, सिक्किम में है 4.6%, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है हम देखेंगे। तो सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, सही है। लिपू लेक कहाँ है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है लिपू लेक, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। जोजिला कहाँ है, कश्मीर में। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली किस्म जो फसल है में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी, तो सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होगी लोबिया में, ठीक है। लोबिया जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, लगभग 0.49%, ठीक है। जबकि अन्य की बात कर ले, हम सनई की बात कर लें तो इसमें 0.43% है। और उसके बाद क्या है आपका, और ढैंसा में कितना होता है, 0.42% होता है। और उसके बाद हम देखेंगे ग्वार, ग्वार में कितना होता है, 0.34%, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, लोबिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। भारत की सबसे छोटी कुबड़ वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो सबसे छोटी कुबड़ वाली गाय की नस्ल जो है वो हमारी कौन सी है, वो है पुंगनूर। पुंगनूर जो है वो सबसे छोटी कुबड़ वाली सबसे छोटी नस्ल की गाय है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे हाल ही में किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर प्रत्युपित किया गया है। तो किस देश में प्रत्युपित किया गया है, तो ये हम देखेंगे हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। तो चीन में जो है जीवित कैंसर रोगी जो था उसमें सुगर का जो सुअर है उसका जिगर मतलब हृदय प्रत्यारोपित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हाल ही में किस नियामक निकाय ने कथित तौर पर पंप एंड डंप योजना संचालित करने के लिए व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है। तो किस देश ने लगाया है, सॉरी किस नियामक ने लगाया है, तो सीबीसी, ठीक है। सीबीसी जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है, सीबीसी। आगे हम देख लेंगे अगला क्या हो जाएगा हमारा।
नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को आर, दूसरे को कराडार कहा गया है। एक को ए, ठीक है। एक को हम देख लेंगे कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी थी? पहले तीस्ता नदी सहायक नदी थी, पहले गंगा की, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद क्या बोला है? नदी पर कब्जा करना हिमालय नदियों की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसलिए हमारा कथन जो है ए सही, इसका जो विकल्प है ए सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे देखेंगे, उदंती स्थिता नदी बाघ अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उदंती सीता नदी जो बाघ अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे हम देख लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है आपका झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिजली एवं खाद दोनों प्रदान कर सकता है? तो बिजली और खाद दोनों कौन प्रदान कर सकता है? तो वो बायो संयंत्र, जो बायोगैस संयंत्र है वो बिजली भी प्रदान करता है और खाद भी, ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने साइबर अपराध से बचाव के लिए इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का प्रथम कानून पेश किया है? तो वो पेश करने वाला देश कौन सा है? आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। केशिकाएं सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, तो जो केशिकाएं हैं सबसे अधिक किसमें प्रभावी होती हैं? चिकनी मिट्टी में, ठीक है। आगे हम देख लेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, ठीक है, पहला कथन है हमारा। दूसरा है कि 69 में संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो ये पुदुचेरी को नहीं बल्कि दिल्ली को, 69वां जो संविधान संशोधन है ये पुदुचेरी से ना संबंधित होकर के दिल्ली से है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो विकल्प ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों का अधिभार जो है वो अनुच्छेद किसमें है? 271 बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? 271, तो ये आपका सही है, सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया। अच्छा, माल और सेवा कर परिषद किस में है? 279 ए में। वित्त आयोग 280 में है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस में है? तो ये 289 ना होकर के अनुच्छेद 292 है, ठीक है, 292 है। ओके, अच्छा 289 की हम बात कर लें तो इसमें क्या है कि राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट की बात कही गई है इसमें। तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है हम देखेंगे। तो इसमें लिया गया है हमारा समवर्ती सूची, ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता, और उसके बाद मजबूत केंद्र वाला संघ नहीं लिया गया है। अच्छा, केंद्र के 2 सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी। तो 1 to 4 लिया गया है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? तो ये किसने कहा था? ये कहा गया था किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं रामनंदन समिति का संबंध किससे है? तो रामनंदन समिति जो है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है ओबीसी आरक्षण से। रामनंदन समिति का जो संबंध है वो ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षित अवसर, ये जो है जोड़ा गया है, ठीक है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, ये भी जोड़ा गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये भी जोड़ा गया है। अच्छा, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये जो है नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अच्छा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित अवसर किसमें है? आर्टिकल 39 में है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि समान न्याय को बढ़ावा देना जो है ये 39 ए है, आर्टिकल 39 ए है। उसके बाद क्या है? पर्यावरण वाला जो है वो 48 ए है, ठीक है, 48 ए है।
अच्छा, आय स्थिति ये जो सुधार है इसको नहीं जोड़ा गया है। और ये अनुच्छेद कौन-सा आता है? ये अनुच्छेद है 38। इसको कब जोड़ा गया था? 44th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है? 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1978 में। तो ये हमारा विकल्प डी गलत हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में हम देखेंगे कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनिमय अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो ये ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अच्छा, सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के प्रमुख पहले न्यायाधीश थे, तो ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि 77 नंबर क्या है? निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है हमको। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले किसका-किसका क्या गठन हुआ देखना है। तो पहले नागालैंड का कब हुआ? तो 1963 में हुआ था, ठीक है? आप लोग देखेंगे कि नागालैंड का 1963 में हुआ था। हरियाणा की बात करें तो 1966 में हुआ था हरियाणा, ठीक है? और उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद सिक्किम की बात करें तो 1975 1975। और उसके बाद क्या है? गोवा, गोवा की कब हुई थी? 1987, ठीक है? तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ। नागालैंड 1, फिर उसके बाद 4th, फिर 3rd, फिर 2nd। 1, 4th, 3rd, 2nd किसमें है? तो विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है, ठीक है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं हमको देखना है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा? अनुच्छेद 320 किससे संबंधित है? तो ये लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, ये सही है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये तीनों सही है आपका। अच्छा, चौथा देख लेते हैं। अनुच्छेद 233 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये अधीनस्थ न्यायालयों से नहीं बल्कि जिला न्यायालयों से संबंधित है। जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है? नियंत्रण से नहीं, नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण जो है, ये वाली जो बात है, ये किसमें है? अनुच्छेद 235 में। तो इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1975 में। तो विकल्प बी हमारा सही है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। भारत के सीएजी जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है? तो सीएजी का कार्यकाल क्या है? वो कितना है? 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है? 6 वर्ष टाइम पीरियड है और 65 वर्ष तक वो रह सकते हैं। तो उनमें से जो भी पहले हो जाएगा उस अनुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वित्त आयोग है यहाँ पे और उससे रिलेटेड जो अध्यक्ष रहे हैं वो हैं, ठीक है? प्रथम की हम बात करें तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से? आप सभी को पता होगा, केसी नियोगी थे। द्वितीय की बात कर ले के संथानम, ठीक है? तृतीय की बात कर ले तो ए के चंदा और चौथी की बात कर लें तो पीवी राजमन्ना, ठीक है? तो हमारा सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, विकल्प बी हो जाएगा। अच्छा, हम टाइम पीरियड भी बता देते हैं। ये 1951 में आया था, ठीक है? प्रथम वित्त आयोग। द्वितीय क्या था? 1956, 5 साल बाद होता है, ठीक है? उसके बाद तृतीय कब है? 1960। उसके बाद चतुर्थ कब है? 1964 में, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं अगला। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमको देखना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है हमारा कि एस के गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य है वो कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है? एस के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सबसे पहला ये निर्णय आया था मौलिक अधिकारों से संबंधित। दूसरा क्या आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया था। तो कब आया था? 1967 में। उसके बाद आया था केशवानंद भारती, तो ये 1973 में आया था केशवानंद भारती। और उसके बाद हम देखेंगे मिनर्वा मिल्स, तो मिनर्वा मिल्स कब आया था? 1980 में मिनर्वा मिल्स आया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए होगा,
फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो हम देख लेते हैं डी ए बी सी किस में है, तो डी ए बी सी हमारा विकल्प सी में आ रहा है, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो सहकारी समिति है उसके निदेशकों की अधिक संख्या कितनी हो सकती है हम देखेंगे। तो ये हो सकती है अधिकतम 21। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है, 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखना है भारतीय लघु उद्योग बोर्ड जो सिडबी की जिसे कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है 2007 में। ठीक है, आधिकारिक मूल्य सूचकांक कब शुरू किया गया है? 2007 में शुरू किया गया है। आगे हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि के अनुसार निम्नलिखित तिथि घोषणा तिथि यहाँ पे दे रखा है, घोषणा तिथि दे रखा है कि इसके अनुसार हमें कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित योजनाओं को व्यवस्थित करना है। तो कौन सी योजना किस टाइम पीरियड में आई इसे हमें अरेंज करना है, तो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हमारी योजना कौन सी आती है? तो सबसे पहले आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आता है? 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2014 में। उसके बाद क्या आता है? अटल पेंशन योजना आता है, ये आता है 9 मई को। ठीक है, 2015 में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? स्टैंड अप इंडिया आता है, तो ये 5 अप्रैल को आता है, ये 5 अप्रैल को आता है 2016 में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 312। 312 किस में है? 312 हमारा विकल्प डी में है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान वही योजना कब शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो है वो कब शुरू किया गया है हम देखेंगे। तो ये शुरू किया गया है 1992 में। 1992 में किसान वही योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। आगे हम देखेंगे उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है। उद्यम पूंजी का अर्थ हमें देखना है सीधे सीधे। तो उद्यम पूंजी का अर्थ मैं बता देती हूँ क्या है, कि नए उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली जो दीर्घकालिक, नए उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी जो है वो उसे हम उद्यम पूंजी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तो है भारतीय संविधान की विशेषता, दूसरी तरफ है देश के आधार किस देश से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया है हम देखेंगे। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, इका 2। संसदीय प्रणाली की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके। उसके बाद किससे लिया गया? आपातकालीन का प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है? विकल्प डी सही हो रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अंतरिम बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है सकल घरेलू उत्पाद का? तो ये है टोटल आपका 3.4%। ठीक है, 3.4% है। ओके, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चयन करना है। अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण क्या है? कि भारत का अपना संविधान है। तो इस आधार पर भारत एक लोकतांत्रिक देश और भारत का अपना संविधान है, तो ये कोई व्याख्या नहीं करता है। हाँ, भारत का अपना संविधान है ये भी सही है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है ये भी सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है जो कारण है कथन का। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सॉरी सही सुमेलित है कौन सा पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि सहकारिता आंदोलन जो है वो कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन तो एम के गांधी के टाइम पे ये नहीं है। इटावा पायलट परियोजना जो है ये अल्बर्ट मेयर के टाइम पे हुआ था, तो ये सही है आपका। अधिक अन्य गांव अभियान जो है ये जेएल नेहरू के टाइम पे नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद सेवाग्राम परियोजना जो है विनोबा भावे के टाइम पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प बी सही सुमेलित है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राज्य कृषि क्षेत्र के लिए किस विकास दर को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब का है? यूपी का है, यूपी का बजट है। और इसमें राज्य कृषि क्षेत्र के लिए विकास दर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ये 5.1% होना चाहिए। ठीक है,
5.1 का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम देख लेते हैं दलदल से उगने वाली पौधा, दलदल से जो उगने वाला पौधा है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम जाना जाता है हेलोफाइट। हेलोफाइट जो होता है वो दलदल से उगता है, ठीक है। कौन सा संस्थान जो है रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया गया है? तो रेड डेटा बुक में आयुषियन जो है ये प्रकाशित करता है रेड डेटा बुक को। आगे हम देखते हैं अपिको आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है? तो अपिको आंदोलन जो है वो शुरू किया गया है 1983 में। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण से सतत विकास संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा संबंधित नहीं है पूछा, सॉरी पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ये गरीबी उन्मूलन नहीं है, जबकि एयर कंडीशनिंग, पेपर बैग का उपयोग और सतत विकास ये सारे जो हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। ओके, आगे देख लेते हैं चींटियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती हैं? तो चींटियां जो आती हैं किस श्रेणी में आती हैं हमको देखना है। तो हम चींटियां आती हैं आपकी अब घटक में भी आती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में भी आती हैं और स्कैवेंजर में भी आती हैं। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है? तो बीमारी जो है कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करने वाली बीमारी है आपकी, हम देखेंगे कौन सी बीमारी प्रभावित करती है। तो एड्स जो है ये प्रभावित करती है प्रतिरक्षा प्रणाली को, पोलियो करती है और इसके अलावा क्या हाइड्रोफोबिया करती है। हर्ब्स जो है ये नहीं करती है। हर्ब्स जो है ये रोग त्वचा पे होता है, तो ये त्वचा को प्रभावित करती है, तो ये नहीं करती है। तो 1 2 3 किस में है? विकल्प सी में है, तो सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम 200 प्रश्न पूरा करवाएंगे, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के 100 प्रश्न कर लेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।